सीबीआई, ईडी, एनआईए, जब भी ये नाम कानों में पड़ते हैं तो देशभक्ति और ईमानदारी की वाइब्स आती हैं। मगर आज आलम यह है कि हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के जज सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते का खिताब दे रहे हैं। एक ऐसा तोता जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। 2014 से अब तक 118 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ सीबीआई की जांच हुई है। वहीं 2014 से अब तक टोटल 121 लीडर्स पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस फाइल किए हैं, जिनमें 95% यानी 115 लीडर्स अपोजिशन के हैं। और यहीं पर रूलिंग गवर्नमेंट अपनी वॉशिंग मशीन स्कीम चलाती है। नहीं समझे? समझाता हूँ। 2014 से अब तक मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के एलिगेशन से जूझ रहे 25 अपोजिशन लीडर्स ने जैसे ही पार्टी चेंज करके बीजेपी या एनडीए में शिफ्ट किया तो इनमें से 3 के तो केसेस ही क्लोज कर दिए गए और बाकी के केसेस को एजेंसीज ने ऐसे भुला दिया जैसे देश की जनता ने 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों को। क्या मतलब मैंने कांग्रेस से पैसे लिए? देखिए, ये कोई एक पार्टी या गवर्नमेंट की बात नहीं है। हमारे देश की राजनीति में कोई किसी से कम तो है नहीं, सबको बस मौका मिलने की देर है। साल 2004 से 2014 तक सीबीआई और ईडी ने टोटल 98 लीडर्स पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फाइल किए थे, जिसमें 69 लीडर्स ओपोजिशन से थे। आज के टाइम में ईडी, सीबीआई और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी गवर्नमेंट ने खिलौना बना रखा है। देखिए, हमारे देश में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव को छोड़ दें तो सारे बड़े इलेक्शंस, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो या किसी स्टेट के असेंबली इलेक्शंस हो, इन सब का जिम्मा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। और यही ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली देखती है कि कोई पार्टी या प्रत्याशी इलीगल तरीके से काम तो नहीं कर रहा है। देखिए, दिसंबर 2023 से पहले इस बॉडी को हेड करते थे 3 लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके असिस्टेंट्स के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, और इनका सिलेक्शन एक कमेटी करती थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी के लीडर, जिसे हम लीडर ऑफ ओपोजिशन भी कहते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर्स थे। अब यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का एक एक व्यक्ति और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें रखा जाता था ताकि सरकार अपने किसी हितैषी को इसका फायदा न पहुंचा सके। पर दिसंबर 2023 में मोदी सरकार एक नया कानून पास करती है जिसके सेक्शन 7 के हिसाब से अब इस कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्रधानमंत्री के कैबिनेट का ही एक मिनिस्टर होता है जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरफ 3 में से 2 वोट गए, वो जिस व्यक्ति को प्रेफरेंस चाहे उसे इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। और जब इलेक्शन कमीशन किसी एक तरफ बायस्ड रहेगा तब बनेगी सरकार, वो भी 400 पार। और जब इन सबसे भी काम नहीं चलता तो सरकार यूएपीए जैसे कानून का भी सहारा लेती है। कोई काम में ज्यादा टांग अड़ाए तो यूएपीए ठोक दो, कोई रिपोर्टर ज्यादा धोती खोले तो यूएपीए ठोक दो। देखिए, होता क्या है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस में पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और आप बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप पर यूएपीए लगा है तो 180 दिन तक एनआईए आपको डिटेन रख सकती है और आप इसमें बेल के लिए मांग भी नहीं कर सकते। लोग सालों साल जेल में सड़ते हैं क्योंकि ट्रायल का नंबर ही नहीं आता। गवर्नमेंट ने खुद अपने डाटा में बताया कि साल 2018 से 2022 तक 4690 लोगों के केसेस में कार्रवाई हुई, जिनमें 159 कन्विक्टेड पाए गए, मतलब बस 3% का कन्विक्शन रेट। और 24,134 केसेस तो अंडर ट्रायल ही थे जिनका नंबर ही नहीं आया। भाई, नीचे पुलिस क्यों आई है? पुलिस आई है? अरे मैं पूछता हूँ, यूएपीए में दिक्कत ही क्या है? कांग्रेस ने भी तो अपने टाइम में इनका खूब यूज किया है। याद नहीं है इंदिरा गांधी इमरजेंसी, कैसे धड़ल्ले से मीसा एक्ट लगाकर ओपोजिशन, प्रेस सबको एक तरफ से जेल में डाल दिया था। और 80s में आया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसकी मार लोगों को आज तक याद है। इसे तो लोगों ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून तक कह दिया था। तब याद नहीं आई डिक्टेटरशिप? क्यों मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यहाँ अगर सीबीआई और ईडी की बात करें तो पहले समझते हैं कि बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या है। देखिए, सीबीआई देश की सबसे पुरानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर बड़े लेवल पर हो रहे करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था और देश में करप्शन, ब्राइबरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने का काम दिया गया। वहीं ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग यानी टैक्स चोरी और गैर कानूनी पैसे का लेन देन और फॉरेन कंट्रीज से पैसे की हेराफेरी यानी हवाला के काम को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा के अंडर कवर करती है। पर आजकल सरकार इसे ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर रही है। ओपोजिशन के लीडर्स को रातों रात नींद नहीं आ रही कि कहीं सुबह ईडी ना आ जाए। जैसे अजीत पवार, अगस्त 2019 में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक एफआईआर दर्ज की। सितंबर 2019 को ईडी ने भी इन पर जांच शुरू कर दी और 2023 आते आते पता नहीं क्या हुआ, इधर इन्होंने एनडीए की गवर्नमेंट ज्वाइन की और दूसरी तरफ जांच बंद हो गई। और यही नहीं, दूसरे इंसान को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम तक बना दिया गया।
ऐसे ही फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल पर सीबीआई ने करप्शन चार्जेस को लेकर 2017 में एक एफआईआर फाइल की। 2 साल बाद 2019 में ईडी ने भी पटेल के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की और जैसे ही जून 2023 में पटेल की एनसीपी ने एनडीए गवर्नमेंट को ज्वाइन किया तो देखते ही देखते मार्च 2024 तक सीबीआई ने ये फाइल भी बंद कर दी। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर 2014 में सीबीआई की रेड हुई। इन पर शारदा चिटफंड स्कैम में इलीगल ट्रांजैक्शंस के एलिगेशंस लगाए गए। अगस्त 2014 में उनके घर पर रेड होती है और 1 साल बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और आज असम के सीएम हैं। और अगर डाटा देखें तो मार्च 2022 तक ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% था, यानी 5422 केसेस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर रजिस्टर किए गए उनमें बस 23 कन्विक्टेड निकले। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, जहां जिसका सिक्का चलता है वो बस हर तरीके से सत्ता चाहती है। और जो लोग सत्ता के पहले संविधान और देश को चुनते हैं उनकी संख्या आज की राजनीति में उतनी ही है जितनी विन डीजल के सर पर बाल। अबे एडिटर मरवाएगा क्या, थोड़ा बहुत जो यूट्यूब चैनल चल जाता चलने मत दिए इसे बिल्कुल भी।